इन पे बेटा चार्ज नहीं होता, सिमिलर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है गैमा रेज जो है, और क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्लोज टू एक्स रेज है तो हम कह देते हैं सिमिलर टू एक्स रेज। हैव सिंबल गैमा, गैमा इनका सिंबल है बेटा, इनका गैमा ही यूज करते हैं, न्यूट्रॉन का सिंबल इनके लिए यूज नहीं करना, बिकॉज न्यूट्रॉन इज ए पार्टिकल, these are not particles but these are waves, so इसलिए बेटा हमें ओके वीकेस्ट आयनाइजिंग पावर, इनकी आयनाइजिंग पावर सबसे कम होती है क्योंकि हमारे पास गैमा रेज जो है बेटा ये मैस कैरी नहीं करती, तो मैस ना होने की वजह से इनका साइज नहीं होता उस तरह से, इनका मोमेंटम होल्ड नहीं करता, सो इसलिए इसकी इनकी आयनाइजिंग पावर कंपैरेटिवली वीक है एज कंपेयर टू द अल्फा एंड बीटा जी। स्ट्रॉन्गेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, क्योंकि इनका मैस होल्ड नहीं करता तो इसलिए ये दूर तक ट्रेवल कर सकती हैं विद इन अ मटेरियल, लेकिन फिर भी जब ये मटेरियल में से पास करती हैं तो इनकी एनर्जी मटेरियल एब्जॉर्ब करता जाता है, तो जिसकी वजह से ग्रेजुअली ये वीक होती जाती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है दे कैन नॉट पास थ्रू लेड, लेड से ये पास नहीं करती। आम रूटीन में हम कहते हैं 5 सेंटीमीटर थिक लेड जो है वो मोर देन 90% गैमा रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा। नेक्स्ट यूज के बाद डू नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बेटा ये चार्ज पार्टिकल्स नहीं है तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते। डेंजरस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जी, इसी तरह जैसे अल्फा बीटा डेंजरस हैं, ये भी डेंजरस हैं। प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस व्हेन फॉल ऑन फ्लोरेसेंट मटेरियल, जब भी फ्लोरेसेंट मटेरियल पे गिरेंगी तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगी बेटा। हमारे पास बेटा ये इनकी मेन प्रॉपर्टीज थी जी, ये इनकी मेन प्रॉपर्टीज थी। इन प्रॉपर्टीज को अब हम जरा थोड़ा सा रेफर कर लें, इनकी डिटेल डिस्कस कर लें जी। हमने यहाँ पे कहा जी कि हमारे पास है स्ट्रॉन्गेस्ट आयनाइजिंग पावर। आयनाइजिंग पावर मैंने क्या बताया था, द एबिलिटी ऑफ मेकिंग आयंस, द एबिलिटी ऑफ ए रेडियोएक्टिव रे और पार्टिकल टू मेक आयंस इज नोन एज इट्स आयनाइजिंग पावर और आयनाइजेशन पावर। अब अल्फा बीटा और गैमा तीनों को बेटा अगर हम कंपेयर करें तो सबसे बड़ा साइज अल्फा का है, इसका मास नंबर 4 है, प्रोटॉन नंबर 2 है, तो ये हीलियम न्यूक्लियस होता है, तो सबसे ज्यादा बड़ा साइज अल्फा का है। उसके बाद बीटा पार्टिकल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका साइज अल्फा पार्टिकल से बहुत कम है। तीसरे हमारे पास गैमा रेज है, ये साइजलेस है। अब अगर हम लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास गैस है, वेपर्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड के या और हाइड्रोजन के वेपर्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के वेपर्स जो हैं बेटा उनमें से हम अल्फा बीटा गैमा रेज जो है उनको पास करते हैं, ठीक है। पहले अल्फा पास करते हैं, तो अल्फा पास करेंगे तो सबसे ज्यादा आयंस ये बनाएगी, क्यों? क्योंकि बेटा इसका साइज अल्फा बीटा गैमा तीनों में से सबसे बड़ा है, तो सबसे ज्यादा कोलिजन की प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? अल्फा की। जिसका साइज सबसे बड़ा होगा कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी उसके लिए सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा उसका चांस होगा कि वो हिट करेगा एटम्स को, इसके अलावा वो एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस उनको भी हिट कर सकता है। तो क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हिटिंग की अल्फा की है, तो इसलिए अल्फा जब भी हिट करता है किसी इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो उस इलेक्ट्रॉन को वो उसके रास्ते से हटा देता है बेटा, ठीक है, उसको वो नॉकआउट कर देता है एटम में से। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा एटम में से तो एटम जो है वो न्यूट्रल एटम से कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव आयन में। तो जितने ज्यादा एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करता जाएगा कोई भी रेडियोएक्टिव रे या पार्टिकल, उतना उसकी आयनाइजिंग पावर स्ट्रॉन्ग। तो अल्फा के अंदर कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा आयंस फॉर्म कर सकता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी आयनाइजेशन पावर बीटा और गैमा में से उनके मुकाबले में उनसे ज्यादा है। अब बीटा जो है वो कंपैरेटिवली अल्फा से कम आयनाइजेशन क्रिएट करता है, क्योंकि बीटा जो है उसका साइज वो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का साइज हीलियम न्यूक्लियस के साइज के मुकाबले में बहुत कम है, इस वजह से ये कोलाइड तो करता है, ये भी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस नॉकआउट कर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी कम है कोलिजन की, इसलिए बेटा
इसके नॉकआउट करने के चांसेस कम है। इस वजह से हमारे पास ये कंपैरेटिवली अल्फा के मुकाबले में कम आयंस बनाता है। गैमा रेज पे आ जाएं। गैमा रेज जो है ये साइज लेस हैं क्योंकि इनका मैस तो है नहीं। इन्होंने सिर्फ अपनी एनर्जी डिलीवर करनी है। रास्ते में कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन या कोई और चीज आएगी तो उसको ये अपनी एनर्जी डिलीवर कर सकेंगे। अब गैमा रेज जो है, जब इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन को अगर वो उनके पाथ में आता है वो, तो वो अपनी एनर्जी जब उसको डिलीवर करेंगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो न्यूक्लियस की ग्रिप से फ्री हो जाएगा। जैसे वो फ्री होगा वो इलेक्ट्रॉन एटम से अलग हो गया और उस एटम, वो जो इनिशियली एटम न्यूट्रल था इलेक्ट्रिकली, अब वो एटम बेटा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सो इसका मतलब है गैमा रेज जो है वो भी आयंस बना सकती हैं, लेकिन उनके आयंस बनाने की टेंडेंसी, एबिलिटी, वो बीटा और अल्फा के मुकाबले में बहुत कम है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि गैमा रेज आर हैविंग वीकेस्ट आयनाइजिंग पावर। अब आ जाते हैं बेटा पेनिट्रेटिंग पावर पे। हमारे पास पेनिट्रेशन क्या है कि हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव रे या पार्टिकल किसी मटेरियल के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है before losing all of its energy, that is known as its penetrating power। वो उसकी penetrating power कहलाती है। अब अल्फा बीटा गैमा तीनों को कंपेयर करें तो कैन यू टेल मी कौन सबसे ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकेगा? जी आयजा, बोलिए जल्दी से, शाबाश। मिनाहल, गामा। सबसे ज्यादा गैमा दूर तक ट्रेवल करेगा क्योंकि बेटा जिस चीज के कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी वो डिस्टेंस सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगा किसी मटेरियल में, और जिसके कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, जितना हर दफा जब कोलिजन होना है उसने अपनी एनर्जी लूज कर देनी है, तो जितने कोलिजन ज्यादा होंगे उसके उतनी जल्दी वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। तो इसलिए अल्फा जो है वो बहुत जल्दी अपनी एनर्जी ड्रेन ऑफ कर देता है, यूटिलाइज कर लेता है। तो इसलिए हमारे पास उसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है। बीटा की कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी अल्फा से कम है, इसलिए वो उससे ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है। गैमा के कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है तो इसलिए उसका डिस्टेंस वो किसी मटेरियल में सबसे ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पेनिट्रेटिंग पावर जो अल्फा की है वो वीकेस्ट है, बीटा की उससे कंपैरेटिवली ज्यादा, और गैमा की स्ट्रॉन्गेस्ट है पेनिट्रेटिंग पावर बेटा। हमारे पास बेटा उसके बाद आ गया जी डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास बेटा अल्फा बीटा गैमा तीनों को रेफर करें तो अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है, बीटा पे नेगेटिव है, गैमा न्यूट्रल है। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है नीचे वाली नेगेटिव है, उसके दरमियान से अल्फा बीटा गैमा को गुजारते हैं तो अल्फा किधर डिफ्लेक्ट होगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ। बीटा किधर डिफ्लेक्ट होगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और गैमा अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएगा क्योंकि गैमा जो है उस पर किसी तरह की गामा जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसलिए उसके ऊपर किसी तरह की कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम अल्फा बीटा गैमा को किसी मैग्नेटिक फील्ड में से बेटा पास करें तो मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पार्टिकल्स बिहेव एज इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट की तरह बिहेव करते हैं, या करंट कैरिंग यू कैन से, कि वो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और स्पेशली ये फोर्स मैक्सिमम होती है जब वो पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड की साथ 90 डिग्री के एंगल पे एंटर हो। तो अल्फा बीटा गैमा रेज को अगर हम 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अल्फा बीटा पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, गैमा पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अल्फा और बीटा पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगी। वो डायरेक्शन अगर हमने देखनी हो, ढूंढनी हो, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के तो हम ये देखते हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, उसकी डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड में। नेक्स्ट जी, हमारे पास मोस्ट डेंजरस वो हमने बात कर ली। हमारे पास सबसे ज्यादा डेंजरस अल्फा इसलिए, लेट्स से कि अगर एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो हमने स्वेलो कर लिया है, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर अगर चला गया है और वो अल्फा बीटा गैमा रेज एमिट कर रहा है तो सबसे ज्यादा डैमेज करेगा अल्फा, क्योंकि ये आयनाइजेशन सबसे ज्यादा क्रिएट करता है। तो जैसे जैसे ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट फ्लूइड्स केमिकल्स मौजूद हैं
उनको आयनाइज करता जाएगा, उनका बिहेवियर चेंज होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा डैमेज जो है वो अल्फा करेगा, उसके बाद बीटा और सबसे कम गैमा। गैमा जो है वो बॉडी के अंदर से तेजी से बाहर निकल जाएगा, तो सिर्फ अपनी एनर्जी पार्शली जो है वो कुछ सेल्स को डिलीवर करेगा। लिहाजा सबसे ज्यादा डेंजरस हम कहते हैं अल्फा है, उससे कम जो है वो बीटा और सबसे कम जो है वो गैमा है। फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा गैमा तीनों रेडिएशन एनर्जी कैरी करती हैं बेटा। जब ये किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल पे गिरती हैं तो फ्लोरेसेंट मटेरियल के एटम्स इनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हो जाते हैं। जब एटम एक्साइट होता है तो बेसिकली उसका कोई इलेक्ट्रॉन अंदर इनर ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है, जब वो वहां पे वो परमानेंटली रुकता नहीं है, स्टे नहीं करता, वो वापस आ जाता है अपने ओरिजिनल ऑर्बिट के अंदर, ओरिजिनल एनर्जी लेवल के अंदर। जैसे बेटा वो ओरिजिनल एनर्जी लेवल के अंदर वापस आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। वो जब वो एनर्जी रिलीज करता है, फ्लोरेसेंट मटेरियल के अंदर एटम जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो विजिबल लाइट की शक्ल में होती है। इस वजह से हमारे पास जितने भी फ्लोरेसेंट मटेरियल्स हैं उन पे जब ये अल्फा बीटा गैमा रेज हिट करते हैं तो ग्लो प्रोड्यूस होता है, उनमें उनमें से लाइट प्रोड्यूस होती है। ये हमारे पास इससे रिलेटेड जी हमारी प्रॉपर्टीज थी। जी बेटा, अभी जो हमने बीटा रे स्टडी की है, वो जो हमने बीटा नेगेटिव और पॉजिटिव डिके पढ़ा था, वो उसकी सब टाइप्स है ना? जी बेटा, बीटा रेज जो है वो दोनों कहलाएंगी बीटा रेज ही। एक बीटा नेगेटिव होगा, एक बीटा पॉजिटिव होगा। आम रूटीन में हमारे मोस्ट ऑफ द जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जब डिसइंटीग्रेट होते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम बीटा नेगेटिव एमिट करते हैं। बीटा पॉजिटिव रेयरली एमिट होता है, कभी कभार एमिट होता है। इसलिए जब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं तो मोस्टली हम बीटा रेज को, जब भी हमसे पूछा जाता है इन पे कौन सा चार्ज होता है, तो हम कहते हैं नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास 90% केसेस में बीटा नेगेटिव एमिट हो रहा होता है। ठीक है जी, इसलिए हम बीटा नेगेटिव को मेनली स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसको रेफर करते हैं। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, यस सर। जब भी बेटा अल्फा बीटा गैमा रेज में जब भी बेटा हमारे पास अल्फा बीटा गैमा रेज में ये बेटा एमिट होती हैं किसी न्यूक्लियस से, तो जब अल्फा एमिट होगा तो अल्फा का मास नंबर 4 है, प्रोटॉन नंबर 2 है बेटा। बेसिकली अल्फा एक छोटा सा न्यूक्लियस है हीलियम का, जो कि डिके होने वाले हैवी न्यूक्लियस से एमिट होता है बेटा। अब अल्फा अगर एमिट होगा किसी न्यूक्लियस से तो वो अपने साथ 2 कितना मास नंबर कैरी करेगा? 4 मास नंबर कैरी कर लेगा और 2 प्रोटॉन नंबर कैरी करेगा। इसका मतलब है कि जिस भी न्यूक्लियस में से अल्फा एमिट होगा उस न्यूक्लियस का मास नंबर 4 से डिक्रीज हो जाएगा और उसका प्रोटॉन नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा। दिस पर्टिकुलर change in the nucleus mass number and proton number when mentioned or when presented in terms of symbols and in the form of an equation, तो that particular equation is referred as decay relation। उसको हम क्या कहते हैं? decay relation कहते हैं। सो अल्फा डिके रिलेशन, बीटा डिके रिलेशन और गैमा डिके रिलेशन, ये हम तीनों जो है वो रेफर करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने कहा जी कि लेट्स से एक न्यूक्लियस है एक्स, उसका मास नंबर ए है, प्रोटॉन नंबर जी है। वो न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। जब वो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो उसका मास नंबर 4 से डिक्रीज हो गया, A-4 आ गया, और प्रोटॉन नंबर 2 से डिक्रीज हो गया, Z-2 आ गया। साथ अल्फा एमिट हो रहा था तो प्लस He42, ये अल्फा का सिंबल हमने लिख दिया। हम इसकी जगह अल्फा 42 भी लिख सकते हैं। सो हमारे पास जब किसी न्यूक्लियस का प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाए बेटा तो वो न्यूक्लियस फिर उस प्रीवियस एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो कोई नया एलिमेंट बन जाएगा। इसीलिए हमने x को कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे y में। ये जर्नल फॉर्म कहलाती है ऑफ अल्फा डिके रिलेशन। इसे हम क्या कहते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ अल्फा डिके रिलेशन। वी कैन से that whenever an alpha particle is emitted from a nucleus the the daughter nucleus will be having a degree a mass number which is having 4 times lesser sorry, a mass number which is having a decrease of 4 and a proton number which is having a decrease of 2 as compared to the parent nucleus.
सो A-4 Z-2 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट बेटा बीटा डिके जी। बीटा डिके में XAZ जी न्यूक्लियस था, उससे हमने कहा बीटा पार्टिकल एमिट होगा, बीटा 0 -1 जी। ये बीटा हमने बीटा नेगेटिव डिके की बात कर रहे हैं इस वक्त। लेट्स से जी ये हमारे पास न्यूक्लियस था Y, जो नया न्यूक्लियस एमिट हुआ। हमारे पास बेटा हमने जब इस रिलेशन को लिखना है तो हम मास नंबर में से मास नंबर माइनस कर देंगे एमिटेड पार्टिकल का, A-0 आ गया, और प्रोटॉन नंबर में से माइनस कर देंगे प्रोटॉन नंबर ऑफ एमिटेड पार्टिकल, तो Z -1 जी। फाइनली ये बन गया AXAZ चेंजेस इनटू YAZ+1 प्लस बीटा 0 -1, ये बीटा की 0 मास नंबर है, -1 इसका चार्ज नंबर है। सो हमारे पास जो नया न्यूक्लियस बना उस न्यूक्लियस का मास नंबर प्रीवियस न्यूक्लियस के इक्वल होगा, लेकिन उसका प्रोटॉन नंबर जो है वो प्रीवियस न्यूक्लियस से एक ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जी बेटा जी बोले यार। स्पीक अप बेटा। सर हम एंटी न्यूट्रिनो मेंशन नहीं करेंगे? नहीं, यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो नहीं हमने मेंशन करना, यहाँ हम सिर्फ जनरल जो रिलेशन है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ना जी, इलेक्ट्रॉन बीटा नेगेटिव डिके में इलेक्ट्रॉन होता है और बीटा पॉजिटिव डिके में पॉजिट्रॉन होता है। फिर हम इसका प्रोटॉन नंबर क्यों चेंज कर रहे हैं? किसका? सर एक्स का। एक्स का प्रोटॉन नंबर नहीं, वाई का प्रोटॉन नंबर चेंज हुआ ना। एक्स के प्रोटॉन नंबर में चेंज आई तो बीटा पार्टिकल हमारे पास एमिट हुआ, वो अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी आप ये इक्वेशन जरा ध्यान में रखिए, XAZ YAZ+1 प्लस बीटा 0 -1 ये हमारे पास, यानी जब भी हमने चेंज शो करनी है, नया न्यूक्लियस हमने रेफर करना है आफ्टर द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, तो उसमें हम क्या करेंगे कि उस न्यूक्लियस का मास नंबर सेम लिखेंगे एज दैट ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस का नए न्यूक्लियस का डॉटर न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन नंबर है उसमें 1 प्लस कर देंगे। गैमा डिके, गैमा डिके, गैमा जो है ना इसका मास नंबर होता है ना प्रोटॉन ना चार्ज नंबर होता है बेटा, दोनों जीरो होते हैं। इसलिए गैमा जब एमिट होती है किसी न्यूक्लियस में से तो उस न्यूक्लियस का ना मास नंबर चेंज होता है ना प्रोटॉन नंबर चेंज होता है, वो न्यूक्लियस एज इट इज होल्ड करता है। सिर्फ क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है जिस तरह एटम्स एक्साइट होते हैं इसी तरह न्यूक्लियस जो है वो भी एक्साइटेड स्टेट में होता है समटाइम, वो अपनी उस एक्साइटेड स्टेट की जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको वो रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। अब यहाँ पे हमने वो चीज शो की हुई है बेटा कि हमारे पास XAZ ये न्यूक्लियस है, ये स्टार हमने एस्टेरिक यहाँ पे मेंशन किया, ये एस्टेरिक शो कर रहा है न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट। अब ये न्यूक्लियस जो है इसने अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज की इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज, वो एनर्जी रिलीज हो गई, एक्स्ट्रा एनर्जी जो थी उसकी एक्साइटेशन की वजह से मौजूद थी उसमें, और वो न्यूक्लियस जो है वो एज इट इज अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ इसमें एज इट इज होल्ड करेगा, मास नंबर उसका A, प्रोटॉन नंबर उसका C। ये हमारे पास तीनों डिके रिलेशंस हैं अल्फा बीटा और गैमा के लिए। अब क्वेश्चन सिर्फ ये रह गया कि आप पूछ रहे थे कि सर बीटा जो है उसमें हम जो डॉटर न्यूक्लियस है उस डॉटर न्यूक्लियस का प्रोटॉन नंबर क्यों चेंज कर रहे हैं, उसमें इंक्रीज क्यों कर रहे हैं। देखिए जी मैं उसका रेफरेंस यहाँ पे कोट करने लगा हूँ बेटा, लुक एट हियर जी। लेट्स से ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है, इसमें एक प्रोटॉन है जी, लेट्स से जी ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है जी, जरा बड़ा करके इसको शो कर रहा हूँ जी। इसके अंदर हमारे पास हमारे पास हम एक प्रोटॉन ले लेते हैं, एक जो है वो न्यूट्रॉन ले लेते हैं जी आसानी के लिए, ये प्रोटॉन है जी और दूसरा हमारे पास लेट्स से जी ये न्यूट्रॉन है जी, ठीक है जी, ये न्यूट्रॉन। अब हमारे पास बेटा हमने ये कहा जी कि हमारा ये प्रोटॉन था जी, ये न्यूट्रॉन। इस वक्त ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस का मास नंबर बेटा क्या होगा, मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो 1 + 1 = 2, मास नंबर इसका 2 आ गया। इसका प्रोटॉन नंबर अभी क्या है, वो है हमारे पास 1, प्रोटॉन नंबर इसका क्या है 1 है बेटा, प्रोटॉन नंबर इसका है जी हमारे पास 1 बेटा। अब ये न्यूक्लियस हम कहते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेकअप हो जाता है, न्यूट्रॉन टूट जाता है। जैसे न्यूट्रॉन टूटता है
तो न्यूट्रॉन के टूटने से क्या होता है, एक हमारे पास प्रोटॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन जी, एक हमारे पास प्रोटॉन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। न्यूट्रॉन ब्रेकअप हुआ और इससे हमारे पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। जब न्यूट्रॉन ब्रेकअप हो गया उसके बाद ये एक प्रोटॉन नया जनरेट हो गया, साथ ही इलेक्ट्रॉन आ गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं किसका, ये बीटा पार्टिकल कहलाता है। ये बीटा पार्टिकल है बेटा, ठीक है जी। अब हम दोबारा न्यूट्रॉन ब्रेकअप होने के बाद इस न्यूक्लियस का नए सिरे से मास नंबर रिकॉर्ड करते हैं। मास नंबर इसका क्या होगा, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन तो 0 है, प्रोटॉन्स कितने हैं, अगेन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ओके जी बेटा। सो ये हमारे पास बेटा एक जो हमारे पास मास नंबर है उसका, वो हमारे पास 1 प्लस 1 जी, वो 1 प्लस 1 आ गया। और जो प्रोटॉन नंबर है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है जी, प्रोटॉन नंबर हमारे पास क्या हो गया, सम ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो अगेन 1 प्लस number one, corned beef hash. Bacon's on the fucking list. You know how fucking overrated bacon is? I've actually fucking. ओके जी। अच्छा जी बेटा, हमारे पास बेटा ये Z जो है वो 1 प्लस 1 हो गया। तो हमारे पास प्रोटॉन नंबर जो है वो पहले हमारे पास 1 था, अब प्रोटॉन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। जबकि जो मास नंबर है वो पहले 2 था, वो अभी भी 2 है बेटा। और प्रोटॉन नंबर पहले 1 था, अब वो 2 हो गया, उसमें एक इंक्रीज आ गई। जबकि मास नंबर जो है वो एज इट इज होल्ड कर रहा है बेटा। क्लियर हो गया जी, रीजन आपको समझ आ गई क्यों हम इसमें 1 प्लस करते हैं बेटा। नाहिल क्लियर है बेटा? ओके जी, जी बेटा। सो ये हमारे पास इसकी डिटेल थी जी। अल्फा बीटा डिके यहाँ तक आज हम रखेंगे। कल हम इंशाल्लाह जो है वो बिल्कुल इसका जो वो जरा एक्सपेरिमेंट, बल्कि ओ लेवल में पढ़ा हुआ है आपने, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, वो जरा रिवाइज कर लीजिएगा कल, बस उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच जी। 1 मिनट जी जरा होल्ड कीजिएगा बेटा, वेट फॉर ए व्हाइल। मिनाहिल, जी बेटा। अब इसमें बेटा हमारे पास जो है वो, ये हमारे पास जो है वो, हमारे पास ओवरऑल जो है वो इसकी यहाँ तक डिके रिलेशंस तक आज हम रखेंगे। जो हमारा आगे है सिर्फ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा हुआ है, वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, वो जरा गो थ्रू कर लीजिएगा। तो कल इनिशियली 5 से 10 मिनट में हम वो कवर कर लेंगे, फिर हम इंशाल्लाह जो है वो क्वेश्चंस वेव्स के वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, जस्ट वेट। अल्लाह हाफिज जी।